हिस्ट्री की सीरीज को हम अब आगे कंटिन्यू करते हैं। हम पिछले टॉपिक में ये थे कि हमने ये देखा कि ह्यूमन डेवलपमेंट कैसे होता है और किस तरीके से होता है। हमने उसमें एक एक फेजेस देख लिया, जिसमें लास्ट फेज था होमोसेपियंस के फेजेस को देखने के बाद हमने ह्यूमन डेवलपमेंट के बारे में लगभग सभी चीज स्टडी कर ली। अब मैं आपको बताना चाह रहा हूँ कि हिस्ट्री को जानने के लिए या हिस्ट्री के बारे में जानने के लिए दो तरीके के स्रोत या दो तरीके के सोर्सेज रहते हैं। पहले को बोला जाता है आर्कियोलॉजिकल एविडेंस, जिसको पुरातात्विक स्रोत बोलते हैं। दूसरा होता है साहित्यिक स्रोत, यानी कि लिटरेचर बेस्ड एविडेंस। तो पुरातात्विक स्रोत में दो चीजें आती हैं, जिसमें सिक्के आते हैं और अभिलेख आते हैं। जबकि साहित्यिक स्रोतों के बारे में जब हम हिस्ट्री के बारे में जानने की कोशिश करते हैं तो उसमें वेद आता है। वेद चार तरीके से होते हैं, जैसे आपको पता ही होगा, ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद। फिर उसके बाद वेदांग, आरण्यक, उपनिषद, पुराण। यानी कि यहाँ पे टोटल इन सब चीजों के बेसिस पे हम एंशिएंट हिस्ट्री को समझने की कोशिश करते हैं। इन सभी चीजों के बारे में हम ब्रीफ डिस्कशन करेंगे। बस मैं आपको यहाँ पे एक चीज ये बताना चाह रहा हूँ कि हम आगे के लेक्चर्स में क्या स्टडी करने वाले हैं, किस तरीके से हम पढ़ने वाले हैं, मैं उस चीज की प्लॉटिंग कर रहा हूँ। याद रखिएगा, ये मेंस के प्रोस्पेक्टिव से भी बनाया जा रहा है, इसलिए चीजों को बहुत अच्छे से समझिएगा। क्योंकि अगर आंसर राइटिंग के ड्यूरेशन में यदि आप कॉन्सेप्ट और एनालिसिस को बहुत अच्छे तरीके से फुलफिल करेंगे तो मार्क्स अच्छे मिलेंगे आपको। अब इतिहास जानने के स्रोत के बारे में ये एक रफ डायग्राम हो गया कि हम क्लासिफिकेशन कर लिए। अब हम आते हैं कि पूरे प्राचीन काल को कितने कालों में बांटा गया है। प्राचीन काल को हम कितने कालों में बांट के स्टडी करते हैं। तो प्राचीन काल को पहला बांटने के बहुत तरीके हैं, जिनमें हमने मेन क्या लिया है, पाषाण के बेसिस पे। या देखिए, आपको मैं एक चीज बता दूं कि हम जब भी किसी भी एंशिएंट चीजों के बारे में स्टडी करते हैं तो आप बेसिकली आपको प्रूफ के तौर पे आर्कियोलॉजिकल एविडेंस ही आप जनरली कंसिडर करते हैं। आर्कियोलॉजिकल एविडेंस कहने का मतलब है आपको प्राचीन काल के सिक्के मिलेंगे, आप उनके बेसिस पे स्टडी करते हैं। आपको प्राचीन काल के बर्तन मिले, आप उनके बेसिस पे स्टडी करते हैं। अब आपको प्राचीन काल के ड्यूरेशन में पत्थर किस तरीके से थे, उनके बेसिस पे स्टडी करते हैं। तो हम पत्थरों की बनावट के आधार पे हमने ये तीन क्लासिफिकेशंस किया है, वो भी किसका, प्रागैतिहासिक काल का। पूरे प्राचीन काल को तीन काल में बांटा गया है। पहला प्रागैतिहासिक काल, दूसरा आद्य ऐतिहासिक काल और तीसरा ऐतिहासिक काल। इन तीनों अलग अलग कालों में अलग अलग चीजें जनरेट होंगी। अब मैं आपको बताता हूँ प्रागैतिहासिक काल का पहला क्लासिफिकेशन, पूरा पाषाण काल। यानी कि पूरा पाषाण काल का जो ड्यूरेशन रहा है वो 25 लाख ईयर से 10,000 ईयर्स तक रहा है। ये सब बीसी में है। तीन चीजें होती है, बीसी होता है और एक एडी होता है। याद रखिएगा, बीसी का मतलब होता है बिफोर क्राइस्ट, यानी कि जो हमारे यीशु मसीह हैं उनके जन्म के पहले की जो भी बातें हैं उसको हम लेते हैं बिफोर क्राइस्ट, या बिफोर कॉमन इरा भी बोला जाता है कहीं कहीं पे, ठीक है। फिर इसको सीई भी बोलते हैं, अर्थात आफ्टर कॉमन इरा। अभी इसको एडी बोला जाता है। यदि यीशु मसीह के जन्म के बाद की हम चीजों को कंसिडर करते हैं तो उसे एडी कहते हैं, और इसके पहले की जो चीजें कंसिडर करते हैं उसे हम बीसी कहते हैं। यहाँ पे मैं आपको एक चीज क्लियर कर देना चाहता हूँ, थोड़ा सा ये कॉन्सेप्ट जरूरी है मुझे बताना। कॉन्सेप्ट दरअसल ये है कि यदि इसे हम न्यूट्रल पॉइंट माने, यानी जीरो सन माने, तो इधर आप जाएंगे तो इधर एडी होगा और इधर आप जाएंगे तो इधर क्या होगा, बीसी होगा। याद रखिएगा, यदि 10,000 बीसी बोलूं तो ये और पहले की बात है, 9,000 बीसी बोलूं तो ये हमारे और पास की बात है। यानी कि यहाँ सन कम होने से बीसी के हम उसके नियर अबाउट जाते रहते हैं, और यहाँ पे सन बढ़ने से हम इसके डिस्टेंस में जाते हैं। ये होप ये चीजें आपको समझ में आई। इसे बीसी बिफोर कॉमन इरा या बिफोर क्राइस्ट बोला जाता है, इसको आफ्टर डेथ बोला जाता है, एडी, है ना, ठीक है। अब पूरा पाषाण काल, मध्य पाषाण काल, नवपाषाण काल, 25 लाख से 10,000 ईयर तक बीसी तक क्या रहा, पूरा पाषाण काल रहा। उसके बाद मध्य पाषाण काल का जो ड्यूरेशन रहा 10,000 से 4,000 बीसी तक रहा। ये पाषाण काल क्या है इसको मैं बताऊं अभी। नव पाषाण काल जो रहा वो 4,000 से लेके 1800 तक रहा। ये 1800 तक रहा ये। यानी कि कुल मिला के प्रागैतिहासिक काल के तीन क्लासिफिकेशन, पूरा पाषाण काल, मध्य पाषाण काल, नव पाषाण काल। फिर अगेन पूरा पाषाण काल के तीन क्लासिफिकेशन हुए, पूर्व पूरा पाषाण काल, मध्य पूरा पाषाण काल, उच्च पूरा पाषाण काल। तीन चीजें।
पूर्व पूरा पाषाण काल, मध्य पूरा पाषाण काल, उच्च पूरा पाषाण काल। 25 लाख ईयर्स से लेके 10 लाख ईयर्स बीसी तक, फिर 10 लाख ईयर से लेके 40,000 बीसी तक, फिर 40,000 बीसी से लेके 10,000 बीसी तक का ये टाइम ड्यूरेशन रहा। अब पूरा पाषाण काल, मध्य पाषाण काल और नव पाषाण काल में अंतर क्या है? इसमें सिर्फ पत्थरों की आकृति और पत्थरों के शेप का अंतर है। जो पूरा पाषाण काल के समय जो पत्थर हुआ करते थे वो कुछ इस तरीके के वर्गाकार हुआ करते थे या आयताकार हुआ करते थे या फिर कम नोक वाले हुआ करते थे। बट इन केस ऑफ मध्य पाषाण काल, मध्य पाषाण काल में क्या हुआ, इन पत्थरों का जो साइज था वो दरअसल कुछ नुकीला हो गया, कुछ इस तरीके का, कुछ इस तरीके के पत्थर बनने लगे। ये तो जैसे जैसे मनुष्य अपना विकास करते गया पत्थरों का साइज नुकीला होते गया। और नव पाषाण काल की कंडीशंस में ऐसा हुआ कि जैसे कुदाली, ये एक पत्थर के साथ एक हैंड टूल्स, एक हाथ से पकड़ने के लिए, ऐसे पीटने के लिए, इसको आप एकदम कंस्ट्रक्ट कर, मतलब इसको आप नुकीले फॉर्म में रख दीजिए, आप ऐसे स्ट्रक करेंगे किसी चीज को तो उसको इजीली टूट जाएगी। यानी पत्थरों के साइज जो है कंटिन्यूअसली सिंक्रोनाइज होता गया, नुकीला होता गया, है ना। तो ये सब चीजें किस में कंसिडर होती है? नवपाषाण काल में कंसिडर होती है। अब हम आद्य ऐतिहासिक काल किसे कहें? क्या हुआ कि धीरे धीरे जब मनुष्य ने विकास किया, मनुष्य ने सबसे पहले पत्थरों के आकार, पहले मनुष्य के बारे में इस चीज को अच्छे से समझेंगे हम, इस टॉपिक के थ्रू समझेंगे, ये टेबल के थ्रू समझेंगे। पहले मैं आपको ये बता दूं कि आद्य ऐतिहासिक काल में ताम्र युगीन सभ्यता कहा जाता है, ताम्र युगीन काल कहा जाता है, यानी कि इस टाइम तांबे का आविष्कार हुआ था। ऐतिहासिक काल को कैल्कोलिथ एज बोलते हैं। इस समय क्या हुआ, लोहे का आविष्कार हुआ था। इसी के ड्यूरेशन में पूरे जो जितने भी वेद आपको मिलते हैं सब ऐतिहासिक काल में ही आपको मिलते हैं। ऐतिहासिक काल में एक ऋग्वेद काल होता है। ऋग्वेद काल को भी दो पार्ट में डिवाइड किया गया है, एक पूर्व ऋग्वेद मतलब ऋग्वेद काल, प्रारंभिक ऋग्वेद काल, और एक उत्तर ऋग्वेद काल। प्रारंभिक ऋग्वेद काल में आपका सिर्फ ऋग्वेद बना था और उत्तर ऋग्वेद काल में आपका यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद, फिर उसके बाद आगे के आरण्यक, उपनिषद, पुराण, वेदांग, ये सब बनाए गए थे। तो हम इन सब के बारे में डिस्क्रिप्टिव स्टडी करेंगे। बस आपको मैं ये बता दूं कि होप ये स्ट्रक्चर आपको समझ में आ गया होगा। इस चीज को हम इस टेबल के थ्रू समझते हैं। देखिए, पुरातात्विक काल, पाषाण काल, फिर मध्य पाषाण काल, फिर नव पाषाण काल, फिर ताम्र पाषाण काल। ये जितना मैंने क्लासिफिकेशन किया है उस क्लासिफिकेशन को मैंने टेबल में लिखा है। तो देखिए, पुरातात्विक काल में पाषाण काल, मध्य पाषाण काल, नव पाषाण काल, ताम्र पाषाण काल, इस फॉर्म में 4 कालों में इसको बांटा गया। अब देखिए, पाषाण काल में मनुष्य के जीविका उत्पादन का तरीका क्या था? आखेटन और छोटे पत्थरों के औजार। वो सिर्फ आखेट करते थे। यानी इन तीनों काल में जो पत्थरों का साइज था वो थोड़ा थोड़ा चेंज होते रहा और पत्थरों के बेसिस पे ही वो शिकार करते थे, फल या फिर आखेट करते थे या उनके द्वारा ही अपने भरण पोषण का कार्य करते थे। इसके अलावा जब समय बदलता गया, 10,000 से 4,000 की बात करें तो मनुष्यों ने जानवरों को कैद करके रखना स्टार्ट किया, बांध के रखना स्टार्ट किया, उनसे उनको दूध मिलने लगा या कुछ वो उनके एग्रीकल्चर का तो उसमें हालांकि विकास नहीं हुआ था, लेकिन उनके जीविका उत्पादन में वो सहायक हो गए। और एक तरह का उनको जो मन में डर रहता था घने जंगल में रहने का, वो भी थोड़ा थोड़ा खत्म होने लगा। तो उससे क्या होगा, पशुपालन आया। और एक चीज मैं आपको बता दूं, जितनी भी सभ्यताएं, जितनी भी सिविलाइजेशंस डेवलप हुई हैं, सब नदियों के किनारे प्रारंभिक समय में डेवलप हुई, क्योंकि उनको इजिली पानी मिल जाता था, इजिली वहां पे फल फ्रूट्स मिल जाते थे और आखेट करने के लिए भी जानवर भी वहां इजिली मिल जाते थे। इसलिए जितनी भी सभ्यताओं का विकास हुआ मुख्यतः नदियों के किनारे हुआ है। तो मध्य पाषाण काल में पशुपालन आया और उनका जो जीवन स्तर था वो पहले कंडीशन में भी खानाबदोशी था, इस कंडीशन में भी उनका जो जीवन स्तर है वो खानाबदोशी ही जीवन वो व्यतीत कर रहे थे। अब नवपाषाण काल आया। नवपाषाण काल में जब पहिए का आविष्कार हो गया और जब लोगों के पास पशु थे तो उन पहिए के आविष्कार और पशुओं के माध्यम से उन्होंने एक नई चीज की एक रिवोल्यूशन लाई, वो कहलाई एग्रीकल्चर। उन्होंने एग्रीकल्चर लाई और एग्रीकल्चर लाने की वजह से क्या हुआ, लोग अधिक समय तक किसी एक प्लेस पे रह के अपनी जीविका उत्पादन करते थे, इसलिए उनका जो जीवन हो गया वो स्थायी जीवन हो गया। एक्चुअली कभी कभी ऐसा भी हुआ करता था, पहले की जो कृषि हुआ करती थी वो झूमिंग कृषि की तरह हुआ करती थी। पर्टिकुलर एक पार्ट में वो इतनी खेती करते थे कि जब तक उसकी मृदा के उपजाऊपन ना खत्म हो जाए। अगर मृदा का उपजाऊपन खत्म हो जाता था
तो फिर वो दूसरी जगह जाके जीवन जीते थे, वहां तकरीबन 8 से 10 साल या 15 साल या 20 साल 25 साल अपना एक जीवन निर्वाह करते थे। तो कुल मिलाकर उनके जीवन में एक स्थायित्व आ गया था। तो पहले खाना और दूसरी जीवन किसमें कन्वर्ट हो गया, स्थायी जीवन में कन्वर्ट हो गया। अब ताम्रपाषाण युग की बात की, एक ताम्रपाषाण युग एग्रीकल्चर के लिए एक बहुत सपोर्टिव युग रहा, क्योंकि ताम्रपाषाण होने से अब जो औजार बनने लगे, तांबे के औजार बनने लगे, बर्तन भी, पॉट का भी फॉर्मेशन हो गया, जिसकी वजह से चीजों को, अन्न को सुरक्षित करके रखना और चीजों को बचा के रखना, अगर इस वर्ष फसल ना हुई तो अगले साल के लिए चीजों को बचा के रखना। तो ये क्या हुआ, ये धीरे धीरे ये भी स्थायी जीवन की ओर बढ़ा और यहीं से एक सरप्लस इकोनॉमी का एक कॉन्सेप्ट आया। सरप्लस इकोनॉमी का कॉन्सेप्ट है, पहले लोग बहुत बेफिक्र हुआ करते थे, जितना दिन भर में आखेट करते थे, जितना फल फ्रूट कलेक्ट करते थे उसको दिन भर खाते और फिर अगले दिन फिर वापस से उसी चीज को, मतलब उसी चीज में वापस से लग जाते थे। बट जब ताम्रपाषाण काल आया तो उस ड्यूरेशन में क्या हुआ, उस ड्यूरेशन में लोग कुछ चीजों को बचा कर रखने लगे, जिसकी वजह से ये एक सरप्लस इकोनॉमी को जन्म दिया, यानी कि खाने के बाद हम आगे के अगले के दिनों के लिए कुछ चीजें बचाकर रखें। ये ताम्रपाषाण युग के बारे की बात हो गई। अब मैं आपको एक छोटा सा यहाँ पे फैक्चुअल नॉलेज दे दूं। फैक्चुअल नॉलेज मैंने यहाँ पे लिखा है कि भारत के विभिन्न टाइम में या विभिन्न काल में भारत के नाम क्या क्या रहे या किन किन एविडेंसेस में या कौन कौन से व्यक्ति ने भारत का क्या क्या नाम रखा। तो सबसे पहले हम आते हैं ऋग्वेद। ऋग्वेद में जो हमें देखने को मिलता है, वो ऋग्वेद में देखने को मिलता है जन। भारत को क्या कहा गया, जन कहा गया। और उस समय पुरु नाम का एक कबीला हुआ करता था। जन का वास्तव में मतलब होता है एक भूमि या एक एरिया। जन का जो प्रमुख प्रतिनिधि हुआ करता था वो राजन कहलाता था। और छोटे छोटे कबीले एकदम छोटे छोटे कबीले एक ग्राम बनाते थे, फिर ग्राम से विश्व बनता था, इस विश्व से फिर एक जन बनता था, इस जन का जो प्रमुख हुआ करता था वो राजन हुआ करता था। इनके बेसिस पे ही ऋग्वेद में हम जो भारत का नाम जानने को मिलता है, हमको भरत के द्वारा भारत जानने मिलता है या जन भी हमको सुनने को मिलता है। अब जो यूनानी लोग आए, जैसा कि अब आप आगे 2-3 चीजें पढ़ेंगे। जब आर्यों के बारे में आप पढ़ेंगे, आर्य क्या होते हैं, अनार्य क्या होते हैं, तो उसके पहले सबसे पहले हम, इसके बाद हम सिंधु घाटी की सभ्यता पढ़ेंगे, फिर उसके बाद हम आर्य पढ़ेंगे, फिर अनार्य का क्या कॉन्सेप्ट है, हम उसको सोशियोलॉजी से चीजों को जोड़ते हुए पढ़ेंगे। तो यूनानी जब यहाँ आया तो उन्होंने इसका क्या नाम रखा, इंडोस नाम रखा। ये यूनानी वही व्यक्ति हैं जो आपको मैंने एक क्लासिफिकेशन करके दिखाया था प्रीवियस वीडियो में कि टोटल कितनी प्रजातियां पाई जाती हैं। उन प्रजातियों के आधार पे जो हकमनी ईरानी हुआ करते थे, उन्होंने इंडिया को इंडिया नाम दिया, भारत को उन्होंने क्या नाम दिया, इंडिया नाम दिया। इसके अलावा एक मशहूर विद्वान इत्सिंग ने इसे हमें, मतलब हमारे देश को ब्रह्म देश कहा और आर्य देश कहा। कभी कभी ये फैक्चुअल नॉलेज में कभी कभी पूछ लिया जाता है। अब आपको बताऊं, पतंजलि ने हमारे भारत देश को आर्यावर्त कहा है, यानी कि ऋग्वेद में जन, भरत, यूनानी लोग इंडिया को इंडोस बोले, हकमनी ईरानी लोगों ने भारत को इंडिया कहा, इत्सिंग ने ब्रह्मदेव या आर्य देश कहा, पतंजलि ने आर्यावर्त कहा। इसके अलावा कुछ चाइनीज पर्सन्स भी आए। चाइनीज ने चिए तांग का नाम दिया, तीन तांग का नाम दिया, चिए चांग का नाम दिया। उसका मैं एग्जैक्ट नाम आपको बता दूं, चाइनीज ने यहाँ का नेम क्या रखा था, तिएनचू। चाइनीज व्यक्ति की बात करेंगे, चाइनीज तिएनचू। स्पेशली जो मंगोलाइड लोग यहाँ आए थे, उन्होंने भारत का नाम क्या रखा, तिएनचू। तो इस तरीके से भारत के नाम के बारे में थोड़े से फैक्ट्स हो गए। तो इस प्रकार से हमने 3 वीडियोस के माध्यम से मैंने पूरा एक बेस क्रिएट किया है। अभी मैंने एक इवोल्यूशन ऑफ हिस्ट्री के लिए जो एक बेसिक लेक्चर होता है, जो बेसिक शुरुआत होती है, वो मैंने आपको बताया है। अब हम अगले वीडियो में इंडस वैली सिविलाइजेशन के बारे में जानेंगे। वो भी 2 वीडियो में कंप्लीट होगा या 3 वीडियो में कंप्लीट होगा। उसके बाद हम आएंगे इस पूरे ऋग्वैदिक काल में। ऋग्वैदिक काल में आप पढ़ेंगे पूर्व ऋग्वैदिक काल, फिर उत्तर ऋग्वैदिक काल, इसके बाद आप महाजनपद काल पढ़ेंगे। महाजनपद काल के बाद आप जैन धर्म, बौद्ध धर्म पढ़ेंगे, फिर उसके बाद मगध साम्राज्य पढ़ेंगे। इस तरीके का पूरा ऑर्डर रहेगा। तो आप कोशिश कीजिएगा कि जब भी आप नोट्स बनाएं या कोई भी चीजें बनाएं तो आप इन पूरी चीजों को सीक्वेंस वाइज लिखते चलिएगा, क्योंकि ये बहुत बेनिफिशियल है। और जो पीएससी मेंस के क्वेश्चन पेपर हैं, उनसे क्वेश्चंस आप निकालते जाइए, उनके क्वेश्चंस को आप सामने रखिए और ये लेक्चर से टैली कीजिए कि क्या क्या चीजें पढ़ाई है। हमारी कोशिश ये है कि हम चीजों को ऐसे बताएं कि आपकी वो चीजें भी
क्रिएट, मतलब वो चीजों के आंसर भी बने। और अगर आप उस चीजों में उतना बेहतर नहीं लिख पा रहे हैं तो आपको बहुत सारे मटेरियल्स अवेलेबल हैं, एनसीईआरटी की बुक्स भी अवेलेबल हैं, वो काफी हद तक हमारे सीजीपीएससी के काम आ सकती हैं। और कुछ टेक्स्ट बुक भी हैं जो पर्टिकुलर अलग अलग राइटर्स की आपको बुक देखने को मिल जाएंगी, तो आप एक आंसर राइटिंग फॉर्म कर सकते हैं। बट यहाँ मेरी कोशिश ये है कि मैं आपको इतनी चीजें बता दूं या इतनी चीजें सिखा दूं कि आप उनके बेसिस पे चीजों को समझना चालू कर दें, या बुक रीडिंग करें तो आपको बुक में लिखी हुई चीजें के बारे में एक एनालिसिस क्रिएट हो, एक आपको कॉज समझ में आए, है ना। तो मेरी कोशिश यही रहेगी, आप चीजों को प्रॉपर वे में कीजिए, लेक्चर वाइज लेक्चर चीजों को नोट करते चलिए। तो ये मैं आपको फिर एक बार मैं आपको पूरा रिवाइज करा देता हूँ। इतिहास जानने के दो स्रोत होते हैं, पुरातात्विक स्रोत, साहित्यिक स्रोत। पुरातात्विक स्रोत में दो चीजें होते हैं, सिक्के एवं अभिलेख के द्वारा। साहित्यिक स्रोत में वेद, वेदांत, आरण्यक, उपनिषद, पुराण होते हैं। अब हमने पूरे प्राचीन जो इतिहास है उसको 3 पार्ट में डिवाइड किया, प्रागैतिहासिक काल, आद्यैतिहासिक काल, ऐतिहासिक काल। प्रागैतिहासिक काल को हमने 3 काल, पूरा पाषाण काल, मध्य पाषाण काल, नव पाषाण काल में डिवाइड किया। पूरा पाषाण काल को पुनः हमने 3 पार्ट में, पूरा का पाषाण काल, मध्य पूरा पाषाण काल, उच्च पूरा पाषाण काल। आदि ऐतिहासिक काल को मैंने ताम्रयुगीन सभ्यता कहा, ऐतिहासिक काल को मैंने कैल्कोलिथिक एज कहा। इसके अलावा हमने मनुष्य के बारे में पूरा टेबल देखा कि पाषाण काल में वो आर्किट करता था, खानाबदोशी जीवन जीता। मध्य पाषाण काल में वो पशुपालन आया, खानाबदोशी जीवन उसका कंटिन्यूअसली चलता रहा। नव पाषाण काल में कृषि आई, एग्रीकल्चर आने की वजह से उसका जो जीवन हुआ स्थायी जीवन हो गया। उसका ताम्र पाषाण काल आया, उसमें भी एग्रीकल्चर का वो उसकी जो जीविका उत्पादन का जो साधन था वो एग्रीकल्चर था, और उसका जीवन जो था वो स्थायी जीवन हुआ करता था। यहाँ पे झूमिंग कृषि हुआ करती थी। इसके बाद जो कृषि हुई, उस कृषि के में भी उन्होंने कृषि करना भी सीखा, गेहूं का खास करके उत्पादन, जौ का खास करके उत्पादन सीखा यहाँ पे। अब उसके बाद मैंने आपको एक फैक्चुअल नॉलेज बताया कि भारत के नाम विभिन्न विदेशी व्यक्तियों के द्वारा क्या क्या रखे गए, या अलग अलग विद्वानों के द्वारा क्या रखे गए। ऋग्वेद इसे जन और भारत कहता है, यूनानी इसे इंडोस कहते हैं, हरपनी ईरानी इसे इंडिया कहते हैं, इत्सिंग ब्रह्म देश आर्य देश कहते हैं, पतंजलि ने भारत देश को आर्यवर्त कहा, और चीनी व्यक्ति ने इसे, या मंगोलाइट पर्सन्स ने इसे तिएनचू का नाम दिया। तो इस वीडियो लेक्चर्स में एक स्लॉट में मैंने आपको पूरा चीजें कंप्लीट कर दी है। अब हम आगे स्टडी करेंगे इंडस वैली सिविलाइजेशन के बारे में। ओके, थैंक यू।